अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शहजाद इकबाल एक्सक्लूसिव। मुल्क में इस वक्त डिबेट हो रही है कि क्या पाकिस्तान में गवर्नेंस के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान में मजीद सूबे बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। ये एक ऐसी डिबेट है जिसको नई डिबेट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी आपने देखा है कि डिबेट का दोबारा आगाज़ हुआ है और मोहसिन नकवी साहब वफाकी वज़ीर बराए दाखिला, उन्होंने अपनी एक तकरीर में ये कहा कि सिस्टम फेल हो चुका है और गवर्नेंस सिस्टम बेहतर करने के लिए हमें मजीद सूबे बनाने हैं या इंतजामी यूनिट्स बनाने हैं। और इसके बाद आपने देखा है कि मजीद मतलब टोटल इस वक्त 5 वफाकी वज़रा हैं, जिसमें अलीम खान भी हैं, मुस्तफ़ा कमाल भी हैं, MQM पाकिस्तान के जो इस वक्त लीडर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी वो भी हैं। ये सब यही बात कर रहे हैं कि मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए, इंतजामी हालात बेहतर हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी इस पर अपनी राय दे चुकी है, वो कहते हैं सिंध में कोई सूबा नहीं बनना चाहिए। नून लीग पब्लिकली इस पर खामोश है। वेरी इंटरेस्टिंगली जो सबसे बड़ी जमात है, हुक्मरान जमात, वो इस पर खामोश है। लेकिन जब भी मुल्क में ऐसी कोई नई डेवलपमेंट होती है या कोई नई सोच की बात होती है तो एक साफ़ी का काम होता है कि वो उसके बारे में मज़ीद जाने, और ख़ास तौर पे ये आइडिया कहाँ से जनरेट हो रहा है, इसके पीछे क्या सोच है और ये सोच क्यों है, वो जानने की कोशिश करें। तो इसी क्या और क्यों की तलाश में मेरी एक बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई और उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि ये क्या सोच है इसके पीछे मज़ीद सूबे बनाने के लिए। और ज़्यादातर ये होता है कि अगर आप इख्तलाफ करते हैं तो फिर आपका तजस्सुस ज़्यादा होता है कि फिर आप उनसे पूछें भाई ये क्यों है ये सोच और इससे क्या फ़ायदा होगा। तो जिन शख्स से मेरी मुलाकात हुई वो अहम इस हवाले से हैं कि जो मुल्क में फ़ैसला साज हैं वो उनके बहुत करीब हैं। तो यानी कि जो भी फैसला साजी हो रही होती है उनके करीब तो हैं, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बाज़ फैसलों में आई एम श्योर उनका इनपुट भी जो है वो शामिल होता है। मोहसिन नकवी साहब नहीं है अगर कोई समझ रहा है कि मैं मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला की बात कर रहा हूँ तो वो नहीं है। शायद हो सकता है क्योंकि कुछ और वीलॉग्स भी इस टॉपिक पे हुए हैं तो कोई अंदाज़े लगा रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब हैं। उनसे मेरी मुलाकात या फ़ोन पर इस हवाले से कोई बात नहीं हुई है। तो बहरहाल इससे मज़ीद तो ज़्यादा मैं सोच अपनी डिक्लेयर नहीं कर सकता। लेकिन जब मेरी मुलाकात हुई तो मेरा ऑब्वियसली पहला सवाल था कि इस वक्त मुल्क में बड़ी दिलचस्पी है इस मौजू को लेके कि क्या नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। और मैंने अपनी राय इसमें पहले दे दी, और राय इसलिए दे दी क्योंकि पब्लिकली मेरी राय सबके सामने है। मुझे लगता है कि इतने बड़े सूबे जो पाकिस्तान में हैं, जहाँ इसमें पंजाब की आबादी 12 से 13 करोड़, 6 करोड़ सिंध की आबादी, ये गवर्नेबल नहीं है। इतने बड़े साइज़ के तो ममालिक होते हैं, मतलब पंजाब से बड़े तो चंद ही मुल्क होंगे मेरे ख्याल से दुनिया में। सिंध की साइज़ इतनी बड़ी है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि अगर इंतज़ामी बुनियाद पे, हाँ एथनिक बुनियाद पे, लिंग्विस्टिक बुनियाद पे नहीं, लसानी बुनियाद पे नहीं, आप अगर इंतज़ामी बुनियाद पे सूबे बनाना चाहते हैं तो बनाएं। लेकिन मेरी राय ये भी है इसमें, जो मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी दी थी, कि सिर्फ ये करने से मसला हल नहीं होगा भाई, क्योंकि इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी सड़ गल चुकी है। मैंने अपने 2-3 प्रोग्राम में कहा है ना कि जैसे आर्मी का जो स्ट्रक्चर है पिरामिड है, बहुत सारे ऑफिसर्स उसमें आते हैं, शामिल होते हैं, कुछ तरक्की पाते हैं, प्रमोट होते हैं, रैंक बढ़ जाता है उनका, कुछ रिटायर हो जाते हैं। लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो ये रेक्टेंगल है। जितने लोग भर्ती होते हैं वो आते हैं और प्रमोट होते जाते हैं, चाहे उन्होंने काम अच्छा किया हो, बुरा किया हो, नहीं भी किया हो, तब भी एट अ सर्टेन पॉइंट उनके जो ग्रेड है उस पर तरक्की मिलती है। पोजीशन कौन सी मिले, कहीं सेक्रेटरी बनते हैं, वफाकी सेक्रेटरी नहीं बनते, वो एक अलग बात है, ग्रेड उनका बढ़ता रहता है। तो वहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मेरिट का कोई सिस्टम नहीं है। तो ब्यूरोक्रेसी हमारी फारिग हो चुकी है। लोकल बॉडी फिर भी ज़रूरी होंगे अगर आप मज़ीद सूबे बना दें। तो मेरी राय इसमें ये थी। लेकिन मेरे ख्याल से आप यहाँ पे अगर सुन रहे हैं, मुझे मेरी राय जानने के लिए नहीं सुन रहे, आप ये व्लॉग अगर सुन रहे हैं तो इसलिए सुन रहे हैं कि जो इस मुल्क में फ़ैसला साज हैं वो क्या सोचते हैं। तो अच्छा, उनकी राय ये है कि इस वक्त मुल्क में गवर्नेंस को लेकर मज़ीद सूबे बनना नागुज़ीर हैं और ये होना है। ये अल्फाज थे कि ये होना है और इसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। कोई अगर कहता है 4 महीने हैं, 6 महीने की डेडलाइन है, फाइलें खुल गई हैं या फाइलें खुल जाएंगी, ऐसी कोई बात एटलीस्ट मैंने नहीं सुनी। और मैं जब इसकी बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली मैं उसको मुस्तनद ही जानूंगा कि इस हवाले से अगर वो कह रहे हैं तो वाकई ये सच होगा कि कोई टाइम फ्रेम नहीं है, बट ये होना है। बल्कि ये भी लफ्ज़ कहा गया कि ये कल हो जाना चाहिए था, यानी इट शुड हैव बीन डन येस्टरडे। तो इसमें ताख़ीर हो चुकी है और कोशिश करेंगे कि इस पर कंसेंसस करके मामलात को आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, ऑब्वियसली जो मकसद है, मैंने जब पूछा कि आप क्या सोच रहे हैं तो उन्होंने कहा देखें ये ज़रूरी इसलिए है कि अगर मुल्क की गवर्नेंस बेहतर करनी है और वफाक को मज़ीद मजबूत करना है तो ये करना जो है वो ज़रूरी होगा। और ऑब्वियसली मिसाल दे के बताया कि देखें अगर कोई जैसे महकमा तालीम है पंजाब में, उसके नीचे तकरीबन 47,000 50,000 स्कूल्स आते हैं। बंदा बैठा हुआ है लाहौर में, सेक्रेटरी लाहौर में, वज़ीर लाहौर में। क्या अगर कोई राजनपुर में या साउथ पंजाब के किसी और इलाके में एक स्कूल के कोई मसाइल होंगे तो वो लाहौर से बैठ के हल हो सकेंगे? या किसी टीचर, किसी प्रोफेसर का मसला है तो क्या वो लाहौर जाएगा? तो बेहतर यह है कि क्लोज़र एडमिनिस्ट्रेशन को करीब होना चाहिए लोगों से। तो अगर जनूबी पंजाब में भी एक सूबा होता
तो शायद उस शख्स को लाहौर जाने की ज़रूरत ना पड़ती, या लाहौर में वो शख्स नहीं बैठा होगा जिसने फैसले करने हैं, तो वो करीब करीब भी होगा, दारुल हुकूमत उस सूबे का करीब होगा, तो आपके मसाइल जो हैं वो आसानी से हल हो जाएंगे। और ऑब्वियसली बोझ भी कम होगा ना। अगर 50,000 पंजाब में स्कूल हैं, पंजाब में 3 हिस्से बन जाते हैं, 3 सूबे बन जाते हैं, तो आप खुद समझ लें कि 18,000 या 17,000 स्कूल जो हैं वो फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आएंगे, यानी कि उनका बोझ जो है वो कम हो जाएगा। तो ये उन्होंने एक मिसाल देके बताया कि इसका ये फ़ायदा है। अच्छा, एक बुनियादी नुक्ता है जो मैंने पहले भी उठाया था कि देखें, अगर इतने सूबे बनेंगे, मिसाल के तौर पे अलीम खान साहब की एक थ्योरी है कि हर सूबे में 3 या 4 यूनिट्स बना दें, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि सूबों की तो असेंबली होती है, सूबों की तो काबीना होती है, सूबों का तो पूरा एक क्लरिकल स्टाफ होता है, तो फिर कॉस्ट वैसे ही हमारी सिविल गवर्नमेंट चलाने की, चाहे वो वफाक की हो या सूबाई हुकूमतें चलाने के जो अखराजात हैं वही इतने ज़्यादा हैं, तो 4 की जगह अगर 8 या 12 सूबे होंगे तो कितने अखराजात बढ़ जाएंगे? ये सवाल मैंने किया उनसे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इनिशियली अखराजात बढ़ेंगे, लेकिन जब गवर्नेंस बेहतर होगी, जो कॉम्पिटेंस आएगी, जो प्रोडक्टिविटी होगी वो बेहतर होगी, आमदन ज़्यादा होगी, तो वो जो बेनिफिट है वो इस कीमत से बहुत ज़्यादा है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि असेंबली और काबीना पे जो है बड़ा खर्चा होगा हुकूमत चलाने के लिए। तो ये उन्होंने जो है अपनी तरफ से एक जवाब दिया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि देखें, इससे वफाक स्ट्रॉन्ग होगा। अब ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखें, 18वीं तरमीम के बाद एक बहस क्या चल रही है कि वफाक जो है वो कमज़ोर हो गया है, वफाक जो है वो लुट गया है क्योंकि सारा पैसा सूबों के पास चला जाता है। ये डिबेट है ना, और बजट से पहले इसीलिए हमने देखा कि कुछ प्रोविंशियल शेयर जो है वो दोबारा ट्रांसफ़र किया गया है वफाक को। तो हमें तो यही पता है या यही सुनते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे अमीर हो गए हैं, बाइख्तियार हो गए हैं, वफाक जो है वो कमज़ोर हो गया है और उसके वसाइल कम हो गए। तो मेरा जो आइडिया था कि अगर मज़ीद सूबे बढ़ जाएंगे, यानी कि पावर अगर मज़ीद डाइवर्सिफाई हो जाएगी, तो और ज़्यादा ताकतवर सूबे होंगे तो वफाक तो और कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो राय मुझे सुनने को मिली वो ये थी कि नहीं, जब सूबे बढ़ जाएंगे तो वफाक जो है वो मज़ीद ताकतवर हो जाएगा। वो इसलिए होगा ऑब्वियसली क्योंकि वफाक का एक तो फाइनेंशियल शेयर वो तो कम नहीं होना है, सूबों में ऑब्वियसली जो डिवीज़न है वसाइल की वो ज़्यादा हो जाएगी, इख्तियारात भी तकसीम हो जाएंगे, यानी कि कोई बहुत बड़ा सिंध या बहुत बड़ा पंजाब नहीं रहेगा। और हमने कुछ ऐसे मसाइल देखे भी हैं, जैसे अगर कोई मामला अगर जाता है अभी CCI में, तो कोई एक सूबा जो है अगर वो वीटो कर देता है वो मामला नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो एक राय है वो ये है कि अगर इतने सारे सूबे होंगे तो प्रॉबेबली जो रूल्स ऑफ द गेम है वो भी तब्दील होंगे, और फिर हम शायद US से जहाँ पे 52 स्टेट्स हैं, या इंडिया जहाँ पे 30 से ज़्यादा स्टेट्स हैं, उसकी तरह ऑपरेट करेंगे कि वहाँ पे जो सूबाई या स्टेट की खुद मुख्तारी होती है वो तो होती है, वो अपने लॉज बना सकते हैं, वो गवर्नेंस के हवाले से सारे इकदाम ले सकते हैं, लेकिन जो भी नेशनल इशूज़ होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ होते हैं, वो फिर किसी कॉमन फोरम पे नहीं जाते जहाँ सब ने फैसला लेना है, वो जाते हैं फिर अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन के पास, या फिर ऑब्वियसली इंडिया में जो वफाकी हुकूमत है उसके पास। तो कोई ऐसा मामला नहीं होता कि अगर अमेरिका ने कोई चीज़ पास करवानी तो 52 स्टेट CCI में बैठेंगे और फिर वहाँ पे ये फैसला होगा कि क्या 52 का 52 इत्तेफाक है। अभी तो पाकिस्तान में ये है ना, NFC अवार्ड में तमाम सूबों की मुशावरे चाहिए, नहर वाला मामला आया, पानी का मसला आता है, कोई एक सूबा उस पर अगर स्टैंड ले ले तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर सूबे बढ़ जाएंगे, उनके वसाइल तो जो है वो आपस में तकसीम होंगे, लेकिन साथ साथ फिर ये जो वीटो वाला पावर है ये भी गालिबन जो है नहीं रहेगा और हम ऑपरेट कर रहे होंगे इंडिया की तरह। तो ये जो है एक उन्होंने मिसाल देके बताया कि जो वफाक है वो स्ट्रॉन्ग होगा और सूबों की जो ऑटोनॉमी है, गवर्नेंस के मामलात हैं, वो भी उनके पास इंटैक्ट रहेंगे। दूसरा ऑब्वियसली एक पर्सपेक्टिव मैंने उनके सामने रखा कि यार अगर हमने गवर्नेंस को बेहतर करनी है तो लोकल बॉडी तो आर्टिकल 141 में है, और NQMA का अरसे से कह रही है कि सिंध में जो है लोकल बॉडी निज़ाम होना चाहिए, कभी कोई कहता है पंजाब में भी होना चाहिए और आइन के मुताबिक होना चाहिए, तो क्यों ना उसको जो है फाल बना के एक बेहतर लोकल बॉडी सिस्टम हो, ताकि जो डेवोल्यूशन हो फ्रॉम प्रोविंसेस टू डिस्ट्रिक्ट उसमें लोगों को वसाइल भी मिले और उस पर लोगों के मामलात भी हल किए जाएँ। तो बड़ा इस पर एक मुझे दिलचस्प जवाब मिला, और वो ये था कि 18वीं तरमीम आए हुए 16 साल हो चुके हैं। अगर किसी सियासी पार्टी को अपने सूबे में एक स्ट्रॉन्ग, फाल, फंक्शनल लोकल बॉडी सिस्टम बनाना होता तो वो बना चुके होते। पंजाब में PTI की हुकूमत भी थी, नून लीग की भी थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे नहीं बना कोई सिस्टम। सिंध में पीपल्स पार्टी मुस्तकिल है, वहाँ पे भी नहीं है कोई फाल सिस्टम। KP में PTI की हुकूमत है, वहाँ पे भी कोई लोकल बॉडी सिस्टम नहीं है। तो 16 साल में जो काम नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि वो आइंदा मुस्तकबिल में भी नहीं होगा। मुस्तकबिल में यानी कि लोकल बॉडी मौसर बनने के कोई इम्कानात नहीं है, ऑल्दो उनकी राय ये थी कि बिल्कुल होने चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए इस वक्त एक कॉन्सेप्ट जिस पे सबका इत्तफाक है वो क्या है कि पावर डिवॉल्व होगी फ्रॉम फेडरल टू प्रोविंसेस को वसाइल भी मिलेंगे, उनको इख्तियारात भी मिलेंगे। इस पे सबका इत्तफाक है, पीपल्स पार्टी का भी, नून लीग का भी, PTI का भी। और इसीलिए जहाँ पे भी जिस सूबे में भी उनकी हुकूमत होती है वो अपने वसाइल भी मांगते हैं, अपने इख्तियारात भी मांगते हैं।
तो कह रहे हैं ये जब एक एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है जिस पे सबका इत्तेफाक है, तो क्यों ना इसको मजीद एक्सपैंड कर दिया जाए, मजीद सूबे बना दें आप, उनकी भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी, और फिर ऑब्वियसली जो भी उनके इख्तियारात है वो उनको इस्तेमाल करें। तो वो कह रहे हैं कि बजाय इसके लोकल बॉडी जो कभी नहीं होना, क्योंकि माजी में नहीं हुआ है, जो एक एक्सेप्टेड फैक्ट है उसी को एक्सपैंड करते हैं और तमाम जो भी सूबे बढ़ा दें और उनको उनके इख्तियारात जो है वो दे दें। तो ये उनका जवाब था कि सोच क्या है। सोच तो मैंने आपको बता दी। अब बुनियादी सवाल ये है, जो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि भाई ये काम होगा कैसे, इसका वारिस कौन होगा, मतलब ये बेड़ा उठाएगा कौन। और इस पर बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताता हूँ। तो देखें, मुझे जो जवाब पहले वहाँ पे मिला, इस बाखबर मुतालिका ज़राए जिनको मैं कह रहा हूँ, या वो जो कि फ़ैसला साज हैं, उन्होंने ये कहा कि देखें ये होगा तो आइनी तरीके से और विल ऑफ द पीपल। अब आइनी तरीका एक तो ये है कि 2/3 मेजॉरिटी आपको रेलेवेंट असेंबली में चाहिए और कौमी असेंबली में चाहिए सूबा बनाने के लिए, लेकिन आइन में एक गुंजाइश रेफरेंडम की भी है। रेफरेंडम से सूबा नहीं बन जाएगा, लेकिन रेफरेंडम आप किसी चीज़ पर करवा के अवाम की राय ले सकते हैं। तो इस वक्त जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में तरीका है अवामी राय का, वो हुआ तो नहीं है, लेकिन इन शख्सियत ने मुझे ये कहा कि इस वक्त ये एक पॉपुलर आइडिया है, यानी कि विल ऑफ द पीपल जो है वो इस आइडिया के साथ है। ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा कि कोई अभी रेफरेंडम हुआ नहीं है, ना कोई सर्वे है इस बात का, लेकिन उनकी राय में कि विल ऑफ द पीपल जो है वो इस आइडिया के साथ है। और क्योंकि अभी एक पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा बन चुका है, तो लिहाजा इस पर डिबेट होगी, फर्दर डिबेट होगी, और एट राइट टाइम प्रॉबेबली एक रेफरेंडम भी हो सकता है। ये मैंने अपने पिछले व्लॉग में एक और सोर्स का हवाला देके बताया था कि मामला पहले रेफरेंडम की तरफ जाएगा, और रेफरेंडम में जब अवाम ये इजहार करेगी कि जी मजीद सूबे बनने हैं, तो फिर तरीक़ेकार पे बात होगी। और मुस्तफ़ा कमाल भी इसी किस्म की बात कर चुके हैं, MQM पाकिस्तान भी यही बात करती है। तो उन्होंने कहा कि जब अवाम की राय ये है कि मजीद सूबे बनने चाहिए क्योंकि इससे गवर्नेंस बेहतर होगी, तो जो पॉलिटिकल पार्टी इस नैरेटिव को, इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करेगी, उनको बड़ा सियासी नुकसान होगा। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी कहेगी कि नहीं बनने सूबे, तो उनको सियासी नुकसान होगा। और जेन्युइनली होगा अगर वाकई अवाम की राय ये है। अब ये तो उनकी राय है, जिन साहब से मेरी मुलाकात हुई वो कहते हैं कि बिल्कुल अवाम की ये राय है, और हो सकता है कि अगर ये मामला मज़ीद आगे बढ़े तो कोई रेफरेंडम की शक्ल में अवाम की राय सामने भी आ जाए। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी इस पर अपनी वाज़ेह पोजीशन दे चुकी है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि हमने सिंध में तो सूबा नहीं बनाना। नून लीग ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल पीपल्स पार्टी के पास छुप रही है, क्योंकि एक ऐसा मामला है जिसमें पीपल्स पार्टी वाज़ेह पोजीशन ले रही है। हमें नहीं पता, पब्लिकली हमें नवाज़ शरीफ की, शहबाज शरीफ की और मरीम नवाज़ साहिबा की पोजीशन हमें नहीं पता। ठीक है, पीपल्स पार्टी की पोजीशन वाज़ेह है, लेकिन इन साहब से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा देखिए पॉलिटिकल कंसेंसस तो डेवलप करना पड़ेगा। और एक सोच ये भी पाई जाती है कि शायद नून लीग के लिए इसकी कॉस्ट कम हो, क्योंकि अगर पंजाब में जनूबी पंजाब सूबा बन जाता है तब भी वहाँ पे नून लीग जो है ऑब्वियसली उनका वोट बैंक है, वहाँ पे एक मुकाबला होगा, चाहे पीपल्स पार्टी सामने हो, PTI सामने हो, एक मुकाबला होगा, तो हो सकता है कि वो वहाँ पे भी हुकूमत बना लें। पीपल्स पार्टी के लिए मामला अलग है, क्योंकि बात होती है कराची को अलग करने की या कराची को एक फेडरेटिंग यूनिट बनाने की। तो अगर कराची निकल जाएगा पीपल्स पार्टी के हाथ से, तो एक तो ऑब्वियसली उनका जो एक सकाफती, एक जो सिंध हमारा देश है, वो वाला जो मामला है वो तो है एक जज्बाती मामला, तो लेकिन ऑब्वियसली कराची जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है। विदाउट कराची सिंध के लिए रेवेन्यू जनरेट करना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो वो सिंध की तकसीम तो नहीं चाहते। तो लिहाजा वहाँ पे जाके ये बात फंस जाती है कि सिंध में ये मामला कैसे होगा। पीपल्स पार्टी के लिए इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। मुझे इस मुलाकात में एक और बात भी कही, मैंने जब कहा कि क्या नून लीग इस पर राज़ी है, क्या नून लीग राज़ी हो जाएगी उनकी टॉप लीडरशिप, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि देखें इस मुल्क में जो भी हुकूमत, जो भी पार्टी गवर्नेंस के ज़रिए, परफॉर्मेंस के ज़रिए अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाना चाहती है, उनका वो समझते हैं कि उनको मैंडेट इसलिए मिला है कि हमें काम करके परफॉर्म करना है और करके दिखाना है, किसी सियासी बयानिए पर जिंदा नहीं रहना है, तो वो जमात तो जो है इसके हक में होगी कि सूबे बनाएं और गवर्नेंस बेहतर करें। यानी उन्होंने डायरेक्टली तो आंसर नहीं दिया, बट ऑब्वियसली जो मैं समझा उनकी बात वो यही है कि नून लीग अगर समझती है कि हम काम के ज़रिए अपना वोट बैंक बढ़ाएंगे, हम पॉपुलर होंगे, तो फिर वो आइडिया से इख्तलाफ नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अब डाइवर्ट करता हूँ इस गुफ्तगू से जो मेरी उन साहब से हुई है, लेकिन क्योंकि जब मैंने ये बातचीत की उनसे, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो हुकूमती लोग हैं उनसे भी बात की, और मेरी एक बड़े सीनियर सियासतदान से बात हुई है इस हवाले से, जिनका ताल्लुक बहरहाल नून लीग से है। उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखें अगर पूरे मुल्क में मज़ीद सूबे बन भी जाएँ सिंध को छोड़ के, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त बज़ाहिर यही लगता है कि कराची को फेडरेटिंग यूनिट बनाना या अलहदा सूबा बनाना ये एक इम्पॉर्टेंट अमल है।
तो दूसरे मुल्क में अगर आप पंजाब, केपी, बलूचिस्तान में सूबे बना भी देंगे तो जो एम है वो पूरा नहीं होगा। टारगेट है कि कराची को अलग सूबा बनाना है, और उसके लिए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी नहीं मानेगी। अब ये मैं आपको नून लीग के एक अहम शख्सियत की बात बता रहा हूँ। उन्होंने मुझे मिसाल दी नेहरू वाला मामला, और अगर आप सोचे भी तो नेहरू वाला एक वाहिद मामला है जो आप कह सकते हैं कि इस रिजीम, इस सेटअप ने अचीव नहीं किया। इसके अलावा अदालतों को रीस्ट्रक्चर करना था, 26वीं तरमीम आ गई। आर्म फोर्सेस का जो स्ट्रक्चर था उसको 27वीं तरमीम में तब्दील कर दिया। इलेक्शंस का मामला था, आपने देखा पीटीआई के साथ क्या हुआ। रिजर्व सीट वाला मामला, जजमेंट जो है देखा आपने कैसे पीपल्स पार्टी नून लीग के फेवर में चली गई। यानी कि जो जो ये सेटअप चाहता था, रिजीम चाहता था, वो हुआ है। कोई एक चीज़ अगर नहीं हो सकी वो थी नेहरू वाला मामला। पंजाब में जब नहरें निकालने का मामला हुआ तो पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर सिंध की कौम परस्त जमातें खड़ी हो गई कि ये नहीं होगा, और ये वो पोजीशन है, ये पीपल्स पार्टी और कौम परस्त जमातों की पोजीशन थी जिसकी वजह से रियासत को पीछे हटना पड़ा। तो उन्होंने मुझे ये मिसाल देकर समझाया, और ये मुझे कहा, ये जो नून लीग के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने कहा कि मसला जो है ना वो पीपल्स पार्टी का तो है ही, पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कौम परस्त जमातों का है। और अगर पीपल्स पार्टी इस सूबों वाले मामले पे थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी ना तो पीपल्स पार्टी का अपना वोटर जो है उससे इत्तफाक नहीं करेगा, वो कौम परस्त जमातों के साथ मिल जाएगा, और लिहाजा पीपल्स पार्टी विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द पॉलिटिकल सिनेरियो। ये मैं नून लीग की बात कर रहा हूँ, जो नेहरू वाले इशू पर भी समझती थी, या एटलीस्ट पब्लिक पोजीशन ये थी कि ये बनने चाहिए। लेकिन इंडोर यहाँ पे आपसी गुफ्तगू में वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अगर नेहरू वाली पोजीशन में मान जाती और कौम परस्त जमातें सिंध की दूसरी तरफ खड़ी होती, पीपल्स पार्टी वुड हैव बीन वाइप्ड आउट। सूबों वाले मामले पर वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अगर मान गई और कौम परस्त जमातों ने स्टैंड ले लिया, पीपल्स पार्टी सियासी नक्शे से गायब हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पीपल्स पार्टी इस पे स्टैंड ले लेगी, इस पोजीशन पे, तो वो अमर हो जाएगी सिंध में। मतलब सिंध अगर 15-20 साल से उनके पास है तो आप भूल जाएं कि सिंध कोई उनके हाथ से ले सकेगा। तो ये एक नून लीगी की सोच है अबाउट पीपल्स पार्टी के, इस हद तक ये मैटर उनके लिए सेंसिटिव है, और इसीलिए बार बार सवाल ये होता है कि भाई ये होगा कैसे। एक और शख्स ने मुझे बात बताई कि देखें 26वीं तरमीम हो गई क्योंकि उसका कोई वारिस था, यानी कि नून लीग को जुडिशरी से इख्तलाफ था, पीपल्स पार्टी को जुडिशरी से इख्तलाफ था, मुक्तदा को जुडिशरी से उसके एक्टिविज्म से इख्तलाफ था, जिस किस्म के जजेस आए जिन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया या इफ्तिखार चौधरी, उस सोच से इख्तलाफ था। तो इसीलिए जुडिशरी की रीस्ट्रक्चरिंग हो गई। यहाँ मामला ये है कि उन्होंने मुझे बताया वारिस कौन है इसका, कौन ये, अभी तो जैसे अलीम खान बात करें, मुस्तफ़ा कमाल, छोटी छोटी पार्टीज हैं, ये तो नहीं एक राय कायम कर सकते। तो कौन इस इशू को आगे लेके बढ़ेगा? जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ, नून लीग ने कोई पोजीशन ही नहीं लिया, तो क्लियर है कि नून लीग इस मामले को आगे लेके जाना नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी तो इख्तलाफ करती है इस राय से, पीटीआई तो किसी गिनती में ही नहीं है इस वक्त रियासत के लिए, हुकूमत के लिए, तो फिर वो भी इस मामले को आगे नहीं लेके चलेंगे। तो फिर ये वारिस कौन होगा, इसको आगे कौन लेके बढ़ेगा मामले को? इसका जवाब बहरहाल उस जिस मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ बाखबर ज़राए के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि देखें ये तो ऑब्वियसली इवेंचुअली जब आवाम की राय होगी तो सबको इस पर आना पड़ेगा। उन्होंने मुझे इसका ये जवाब दिया। तो ये इस वक्त सूरत हाल है कि एक सियासी तकसीम है और एक आइडिया है। अब उस आइडिया पे अमल दरामद कैसे होगा, ये सबसे जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसी मीटिंग में ऑब्वियसली जब हम बात कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ इशूज़ पे बात होती है, और अभी जब मोहसिन नकवी साहब ने यह बयान दिया तो उसके बाद नून लीग में से आपने देखा राना सनाउल्लाह साहब ने आके पब्लिकली उसको जो है क्रिटिसाइज़ किया बयान को। और मैं बताता हूँ कि ख़बर भी क्या है इस हवाले से मेरे पास, मोहसिन नकवी, और ये मैं पहले बता भी चुका हूँ कि कुछ ऐसे अल्फाज थे जो जिस पे गिला था इवन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कि कहा गया कि वो शख्स रेड लाइन क्रॉस कर सकता है लेकिन वो नहीं करना चाहता, वज़ीर आज़म इतने घंटे काम करते हैं तब भी कोई आउटपुट नहीं आ रहा, लैपटॉप स्कीम के हवाले से जो बात की, ये बातें ठीक नहीं गुजरी। और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब की जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो उनको बताया, उन्होंने अपनी पोजीशन एक्सप्लेन की कि मेरे कहने का मकसद जो है वो सियासी सिस्टम पे नहीं था, वो गवर्नेंस के सिस्टम पे था। उन्होंने अपनी वजाहत दी और उन्होंने ये भी कहा कि राना सनाउल्लाह जो दीगर बात कर रहे हैं तो दोनों तरफ से अब एक सीज़ फायर होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ये बात लेके गए मियाँ साहब की तरफ कि मोहसिन नकवी साहब ने मुलाकात की और अपनी वजाहत पेश की है, तो क्या करना चाहिए? तो मियाँ साहब ने कहा अगर वो वजाहत पेश करें तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ से बात ख़त्म हो जानी चाहिए। और ये कॉन्टेक्स्ट है जिस पर राना सनाउल्लाह साहब टीवी पे आके कहते हैं कि मियाँ साहब ने जो है कहा कि अब मोहसिन नकवी की बात के हवाले से कोई बयान नहीं देगा, यानी एक सीज़ फायर हो गया, उन्होंने एक बात की, वजाहत कर दी, मामला ख़त्म हो गया। लेकिन फिर ये खबरें आने लगी कि शायद 1 पेज में दरार है, 1 पेज फट रहा है। तो इस हवाले से मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई। तो मुझे इस बाखबर ज़राए या बाअसर शख्स ने ये कहा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई दरार नहीं है, 1 पेज पर है, 1 पेज कायम है और उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना पहले दिन था।
कोई मेजर इश्यूज नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है। अगर कोई डिफरेंस आता भी है तो उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है बातचीत के जरिए। तो ऑब्वियसली जो 1 पेज है वो बिल्कुल वैसा ही है, उसमें कोई इशू नहीं है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई नेशनल गवर्नमेंट बनने की भी चांस है। अभी नहीं, लेकिन जो 2029 का इलेक्शन है, क्या वो होंगे या उससे पहले कोई नेशनल गवर्नमेंट की बात हो रही है जिसमें पीटीआई भी शामिल होगी, कोई मोहसिन नकवी या मोहसिन नकवी जैसे कोई शख्स उसके वजीर आजम होंगे। तो उन्होंने कहा वाई डू वी नीड दैट, ये क्यों ज़रूरत है इसकी। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस वक्त है, वो चल रही है, 2029 में इलेक्शन होंगे और मामला इसी तरह चलता रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए कंटिन्यूटी जो है ना, सियासी कंटिन्यूटी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उससे इस्तेकाम आता है, उससे मईशत तरक्की करती है। कई ममालिक की मिसाल उन्होंने दी, सिंगापुर, मलेशिया, गल्फ कंट्रीज़ में जहाँ बादशाह थे वहाँ तो ऑब्वियसली कंटिन्यूटी होती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये वो ममालिक हैं जहाँ पे अगर आप देखते हैं कि कंटिन्यूटी होती है तो सियासी इस्तेकाम भी आता है और मईशत भी ग्रो करती है। और सियासी तब्दीली से जो है वो अदम इस्तेकाम पैदा होता है और मईशत भी सफ़र करती है। तो जो कंटिन्यूटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और 1 पेज जो है वो फ़िलहाल बरकरार है। तो ऑब्वियसली उनकी राय के मुताबिक 2019 में जो है वो इलेक्शन होंगे और इसके बाद जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। और इसी मौजू पे क्योंकि ये तनकीद होती रहती है कि नून लीग कोई सियासत नहीं कर सकी, अपनी पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी उन्होंने नहीं बढ़ाई है और इकॉनमी मैक्रो लेवल पे तो आप कह सकते हैं कि स्टेबल हो गई है, लेकिन आवाम तक उसके बेनिफिट्स नहीं पहुँच रहे हैं। तो क्या इस हवाले से कोई कंसर्न है, वो भी टोटली रूल आउट किया गया कि कोई ऐसा इशू नहीं है। इकॉनमी जो जिस तरीके से, जिस पेस से आगे बढ़ रही है, जो स्टेबिलिटी आई है, उससे भी मुतमईन है, मुक़तदरा। और ऑब्वियसली जो पॉपुलैरिटी वाला मामला है वो भी कोई बड़ा इशू नहीं है। तो 1 पेज जो है वो कायम है। और एक सवाल जो और डिस्कशन थी वो मेरी थी इस हवाले से कि इस रजीम के हवाले से, इस रियासत हुकूमत के हवाले से कहा जाता है, वो जो डिबेट है ना हार्ड स्टेट सॉफ्ट स्टेट के, हर किसी को हाई हैंडेडनेस से आपने डील कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है और क्यों ये तासुर है या क्यों ये हमें नज़र आता है कि हर किसी से बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। तो ये कोई माइंड सेट है या वक्त की ज़रूरत है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप मिसाल दे के बताएं। तो मैंने मिसाल ये दी कि हमने देखा था 2012-13 में यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे पाकिस्तान अवामी तहरीक के कादरी साहब जो है, ताहिरुल कादरी साहब, वो आके बैठे, 3-4 दिन धरना दिया उन्होंने और फिर सियासी गुफ्तगू हुई, वो धरना ख़त्म हो गया। इसी तरीके से हमने देखा अवामी इज्तिमा होते रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 126 दिन धरना दिया, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई उस मोमेंट तक, जब तक वो पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान पर हमला नहीं हुआ था, तब तक वो 126 दिन बैठे रहे। जब ये मामला हुआ उसके बाद भी बैठे रहे। और हमने देखा है महंगाई मुकाओ मार्च, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू तक पहुंचा। यहाँ पर पीपल्स पार्टी नून लीग का वो भी यहाँ पे आके एहतजाज करते रहे। तो इस पर उन्होंने ये कहा कि देखें ये जो बात है ना, ये तो डिसाइडेड है कि अब ये नहीं होगा। कोई सियासी पार्टी, कोई जत्था, कोई ग्रोह जो है वो सड़कें बंद नहीं कर सकता। एहतजाज करें, ये सबका हक है। सड़कें बंद करने वाली एक माजी जो रहा था वो रहा, माजी में था, अब ये नहीं होगा। यानी कि इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होगी। और इसीलिए मैंने फिर सवाल किया कि 27 सितंबर को तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो लॉन्ग मार्च कर रही है इस्लामाबाद की तरफ। उनके मुतालबात हैं इमरान खान से उनकी रिहाई हो, उन तक एक्सेस दिया जाए। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि ये इजाज़त तो नहीं होगी कि कोई इस्लामाबाद की तरफ मार्च करके इस इरादे से आए कि धरना दे के बैठ जाएंगे। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी जो है वो डील कर लिया जाएगा। तो ये उनकी बड़ी राय थी। और इसीलिए मैंने फिर एक और सवाल इससे पूछा जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से, क्योंकि आप सब ने मेरी राय सुनी होगी कि जब कहा गया कि जॉइंट अवामी एक्शन पार्टी जो है उनके ताने बातें रॉ से मिलते हैं, भारत से फंडिंग ले रहे हैं और इसीलिए वहाँ पे ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि असला उठाए हुए हैं, उसमें कुछ मुजाहिदीन है। ये राना सनाउल्लाह साहब ने बात की। तो मेरा एक ये सवाल था जो मैंने रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम में भी उठाया था कि अगर ऐसा है तो फिर 1 साल तक उनसे निगोसिएशंस क्यों होती रही। मैंने ये भी सवाल उठाया था कि फिर 38 में से 36 डिमांड्स क्यों मान ली गई। एक खाली जो 12 सीटों पे इलेक्शन वाला मामला रह गया था वही रह गया था, बाकी क्यों मान ली गई। तो इस पर भी मुझे एक वजाहत दी गई, वो ये कि जब 1 साल पहले ये मामला उठा था, अनवारुल हक उस वक्त जो है प्राइम मिनिस्टर थे आज़ाद जम्मू कश्मीर में, तब भी इस्टेब्लिशमेंट को ये इन्फॉर्मेशन थी कि इसमें से बाज़ लोग जो हैं उनके अज़ाइम जो हैं वो इंतज़ामी नहीं है, वो सियासी हैं और उनमें इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है बाहर के लोगों की, बाहर के सोच की, और इसीलिए वो नेक नियति से ये मुतालबात नहीं रख रहे हैं। लेकिन उस वक्त ये फैसला किया गया कि जब तक इनके मुतालबात जो है वो इंतज़ामी होंगे तब तक उनसे बातचीत की जाएगी। लेकिन जब ये पता चला बाद में, ये अभी हमारे सामने वाज़े हुआ कि वो 12 सीटों को इशू बना रहे हैं, वो चाहते हैं कि इलेक्शन नहीं हो, फिर आज़ाद जम्मू कश्मीर को आज़ाद करवाने की बातें जो होती रही, उसके बाद उन्होंने कहा ये बड़ा वाज़े हो गया कि इनकी अप्रोच क्या है और इनकी नीयत क्या है।
तो फिर उनसे भी उसी तरह सख्ती से निपटा गया, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर गोली चलेगी तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। अब ये उनका नुक्ता नज़र है जो उन्होंने बताया जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के हवाले से कि ये राय आज की नहीं है, राय पहले की थी कि ये लोग, इनकी इंटेंट सही नहीं है, इनमें लोग शामिल हो चुके हैं और उनके जो इरादे हैं वो सियासी हैं और वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ हैं, और जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है उसमें आज़ादी की तहरीक वो बुलंद करना चाहते हैं। तो पता था, लेकिन उन्होंने कहा वेट किया जब तक ये अपने आप को एक्सपोज नहीं करते। तो ये मेरी बात हुई है। अब यहाँ पे मामला ये है कि एक सोच है, रियासती सतह पर भी ये सोच है कि मुल्क में मज़ीद सूबे बनने चाहिए, बट एज आई सेड इसका वारिस कौन बनेगा, इसको आगे लेके कौन जाएगा, ये बड़ा सवाल है। पीपल्स पार्टी तो जाएगी नहीं, नून लीग अभी तक इस पर खामोश है। क्या नून लीग को कन्विंस कर लिया जाएगा? क्या नून लीग पहल करेगी? अगर नून लीग पहल कर भी लेती है तो क्या इसका कोई फ़ायदा होगा? क्या पीपल्स पार्टी मानेगी? और जो सोच मैंने अभी आपको बताई कि कहा जा रहा है कि विल ऑफ द पीपल इसके साथ है, तो अगर विल ऑफ द पीपल साथ होगी और जेन्युइनली होगी, फिर तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को आज नहीं तो कल अपने आप को इस पर सरेंडर करना पड़ेगा। बट एज आई सेड, मैं इस आइडिया के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मज़ीद यूनिट्स बनने चाहिए, कंसेंसस से बने, बट सिर्फ यूनिट्स बनाकर फ़ायदा नहीं होगा। हमें जो बुनियादी हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो लोकल बॉडी निज़ाम है, उसको स्ट्रेंथन करना होगा। वो नहीं होगा तो उसके फ़वाइद बड़े महदूद होंगे। शुक्रिया।